दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आपके नेता बेचैन है कि अब उनका क्या होगा। आपके नेता सिर्फ आरोप लगा देते हैं, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाते हैं। आप सांसद संजय सिंह अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। संजय सिंह पीएम मोदी को हल्के में ले रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपने फैसले से उन्हें बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो दिल्ली और देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि दिल्ली सरकार के स्कूल में 10 रोहिंग्या छात्रों का एडमिशन हुआ है। वहीं आपके आरोप के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आप नाटक ना करें। बीजेपी की विचारधारा राष्ट्रवादी है, ये सबको पता है। बीजेपी ने कहा है कि आपके नेता ने आरोप तो लगा दिए हैं, लेकिन उन्होंने तथ्य नहीं बताए हैं। बीजेपी ने कहा है कि सरकार बनने के पहले महीने में ही दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 24 रोहिंग्या को दिल्ली से बाहर किया है। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह हैं, जो पीएम मोदी के फैसले से चिंतित नजर आ रहे हैं। आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा इस वीडियो में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उद्धव ठाकरे को लगा है बड़ा झटका और कैसे पीएम मोदी की ताकत देख कांग्रेस का जोश पड़ गया है ठंडा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मोदी सरकार को एक्शन में देखकर विपक्ष की नींद गायब हो गई है। विपक्ष के नेता अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार का मुकाबला करें। 2024 को लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता सोच रहे थे कि मोदी सरकार में अब वो बात नहीं है जो पहले के 2 टर्म्स में हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सोच रहे थे कि मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर चल रही है। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से विपक्ष को अपनी ताकत दिखाई है, उससे राहुल गांधी, संजय सिंह सहित तमाम विपक्षी नेता शायद ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वो गलतफहमी का शिकार हो गए थे। ऐसे में अब वो मोदी सरकार की ताकत देखकर चिंतित नजर आ रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। लेकिन मोदी सरकार तो जनता के साथ खड़ी है। दर्शकों, केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया जिससे गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। सनातन में जाति की राजनीति करने वालों ने कभी ये नहीं पूछा कि आखिर शिया और सुन्नी एक दूसरे के खिलाफ क्यों रहते हैं। आखिर क्यों पसमानदा मुसलमान को हाशिए पर लाकर छोड़ दिया गया है। क्यों नहीं मुस्लिम बहनों को हक और हकूक को तरजीह दी जाती है। तमाम तरह के सवाल है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में लिपटे लोग कभी इस तरह के सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन अब फिर से वो अपनी राजनीति चमकाने मैदान में उतर आए हैं। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे मंजूरी दे दी है। वक्फ संशोधन बिल 2025 अब कानून बन गया है। वहीं अब केरल में भी बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद केरल के 50 ईसाई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये सभी लोग केरल के मुनम्बम के रहने वाले हैं। लगभग 404 एकड़ में फैला मुनम्बन वही इलाका है जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। इस दावे की वजह से यहाँ रहने वाले 600 से ज्यादा अधिक ईसाई और हिंदू परिवारों पर ग्रहण लग गया है। वक्फ बिल पास होने के बाद से ही इन लोगों में खुशी है। वक्फ बिल पास होने के बाद सभी वर्गों के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन विपक्ष के नेता अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि वक्फ के बाद अब बीजेपी की नजर कैथोलिक ईसाइयों की भूमि पर है। वो एजुकेशन एंड विकास के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने बुढ़ाना गेट स्थित अपार चैम्बर में आए थे। पत्रकारों से बात करते हुए संजय ने ये कहा कि कैथोलिक ईसाइयों के पास वक्फ से कहीं ज्यादा भूमि है। इसके बाद सिख, बौद्ध और जैन धर्म की जमीनों को लेकर भी वक्फ संशोधन विधेयक जैसा बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान द्वारा दिए गए मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार में बैठे गुजरात के 2 लोग देश की संपत्ति बेच रहे हैं। गुजरात के 2 पूंजीपति अडानी और अंबानी वो खरीद रहे हैं। इसके अलावा एक्स पर पोस्ट कर संजय सिंह ने लिखा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है। देश के हिंदुओं सावधान हो जाओ, तुम्हारे मंदिरों की जमीनें भी राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाले कब्जा कर रहे हैं। देखो, मस्जिद के बाद चर्च का नंबर आ गया। अगला नंबर गुरुद्वारा, मंदिर, बौद्ध और जैन धर्म की संपत्तियों का हो सकता है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की नजर वक्फ के बाद अब ईसाई समुदाय की भूमि पर पड़ गई है। राहुल गांधी भी संघ समर्थक पत्रिका ऑर्गेनाइजर के एक लेख पर आधारित खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,
मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को भी निशाना बनाने की मिसाल बनेगा। संघ को ईसाइयों की ओर अपना ध्यान ले जाने में देर नहीं लगेगी। राहुल ने कहा कि संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और उसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने जिस लेख का हवाला दिया, अब ऑनलाइन वो लेख उपलब्ध नहीं है। विपक्ष के अनुसार ऑर्गेनाइजर के लेख में वक्फ से तुलना करते हुए कहा गया था कि कैथोलिक चर्च और उसके संस्थानों के पास लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर की भूमि है। अब विपक्ष के नेता जो भी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड से परेशान 50 ईसाई बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे विपक्ष के नेताओं की घबराहट लाजमी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में धोबी पछाड़ खाने के बाद शिवसेना यूबीटी के लिए बीएमसी चुनाव से पहले बुरी खबर आ गई है। एक तरफ तो शिवसेना यूबीटी रसातल में जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट की पौ 12 हो रही है, क्योंकि शिंदे गुट ने विचारों से समझौता नहीं किया। उन्होंने विचारों के लिए सत्ता को ठुकरा दिया। तो वहीं उद्धव गुट ने सत्ता के लिए तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता कर लिया। यानी कि कुल मिलाकर शिवसेना शिंदे गुट में अपना विश्वास नीचे के कार्यकर्ताओं तक में बना लिया है। तो वहीं वक्फ कानून में संशोधन का विरोध करके उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने दिखा दिया कि वो हिंदुत्व से कोसों दूर जाकर खड़ी हो गई है, जिसकी परिणति से ये असर निकला कि कई नेताओं ने शिवसेना यूबीटी छोड़ दी और शिंदे गुट के साथ हो लिए। तो वहीं संजय राउत ने भी वक्फ पर पीछे हटते हुए कई बयान दिए। ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत ने यू टर्न ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। वक्फ कानून में संशोधन का विरोध करना उद्धव ठाकरे को भारी पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे गुट के 25 साल पुराने और वफादार नेताओं ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इन नेताओं का शिवसेना से रिश्ता बाला साहेब ठाकरे के समय से रहा है और ये सभी मुंबई के परेल और भोईवाड़ा जैसे प्रभावशाली इलाकों से आते हैं। पार्टी छोड़ने वाले प्रमुख नेताओं में विश्वनाथ बुआ खटके, इसके अलावा विजय कुलगुटकर और काशीताई कोली जैसे दिग्गज शामिल हैं। कई नेताओं का पार्टी में खासा प्रभाव रहा है और वो कई सालों से जमीनी स्तर पर काम करते आ रहे हैं। सभी ने एकनाथ शिंदे के सामने शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होकर ये संदेश दिया कि बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए राह आसान नहीं होगी। मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना का दशकों से कब्जा रहा है, लेकिन पार्टी के बंटवारे के बाद ये पहला मौका होगा जब शिवसेना यूबीटी और शिंदे गुट आमने सामने होंगे। शिंदे गुट विधानसभा में बीजेपी के साथ मिलकर जीत दर्ज कर चुका है और अब बीएमसी पर भी अपनी सत्ता कायम करने की तैयारी में है। दर्शकों, जिस तरह से उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर कांग्रेस के रंग में रंग गए, उससे उनकी पार्टी के नेता नाराज हैं। उद्धव गुट की पार्टी के नेता समझ गए हैं कि असली शिवसेना शिंदे गुट ही है जो हिंदुत्व के मुद्दे के साथ खड़ी है। वहीं वक्फ कानून में संशोधन के मुद्दे पर महाराष्ट्र में चौतरफा घिरने के बाद अब संजय राउत पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। वक्फ पर इंडी गठबंधन में शामिल दलों के बीच ही एक राय नहीं बन पा रही कि उन्हें इसका विरोध करना है या फिर समर्थन। जहां एक और कांग्रेस और डीएमके ने संसद से पारित इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, वहीं इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने इस कानून के खिलाफ सर्वोच्च अदालत नहीं जाने की बात कही। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ कानून में संशोधन की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बारे में पूछे जाने पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता राउत ने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमने हमारा काम कर दिया है। जो कहना था, जो बोलना था, वो हम सब संसद के दोनों सदनों में बोल चुके हैं। हमारे लिए ये फाइलें अब बंद हो गई हैं। हालांकि उद्धव सेना ने इस कानून का लोकसभा और राज्यसभा में पुरजोर तरीके से विरोध किया था, लेकिन अब पार्टी का कहना है कि उसके लिए ये फाइल बंद हो गई है। जिस तरह से पार्टी के नेता भाग रहे हैं, उससे उद्धव ठाकरे और राउत समझ गए हैं कि अब इस मुद्दे पर आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने ये कहा कि मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुत्व की बलि देकर उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ विश्वासघात किया है। संजय निरुपम यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करके उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी मुसलमानों के दिलों का राजा बन गया है। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे के लोग हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जानते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे मुस्लिम हृदय सम्राट के नाम से जाने जाएंगे। दर्शकों, विपक्ष हल्ला करता रह गया और वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह से बड़े ही आराम से पास हो गया। यानी कि कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन सरकार ने जहां एक ओर अपनी मजबूती का सबूत दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ
एक बात और साफ कर दी गई कि बीजेपी के नेता किसी भी हाल में हार मानने वाले नहीं हैं, ना ही बीजेपी और पीएम मोदी अपने एजेंडे से पीछे हटने वाले हैं। बीजेपी के नेता ये भी बताने से नहीं हिचके कि पीएम मोदी के न प्लान में फर्क आएगा और ना ही एजेंडे में, यानी कि कुल मिलाकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सहारे ही विकास की गाथा आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी ने जेडीयू और टीडीपी को भी साथ लिया और साथ ही कहीं न कहीं एनडीए सरकार को फिर से मोदी सरकार के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस के नेता जो ये सोच रहे थे कि बीजेपी कमजोर हो गई है और उन्हें झटका दिया जा सकता है, बीजेपी ने कांग्रेस को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया कि वक्फ बिल पर राहुल गांधी लोकसभा में एक शब्द भी नहीं बोल सके। बीजेपी को 240 सीटों पर रोककर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्होंने केंद्र सरकार ही बना ली हो और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई हो, लेकिन अभी भी बीजेपी के तेवर में कोई कमी नहीं दिख रही और कांग्रेस अब भी काफी कमजोर नजर आ रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि जून 2024 में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, तब कांग्रेस ने ऐसे जश्न मनाया था जैसे वो चुनाव ही जीत गए हों। 99 सीटों पर अटकी कांग्रेस ने बीजेपी को 240 सीटों पर रोकना ही अपने लिए सबसे बड़ी सफलता माना था। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकप्रियता से एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया कि कांग्रेस समझ ही नहीं पाई कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। 400 पार के नारे में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ऐसा उलझा कि एनडीए को 400 पर रोकने और फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने की खुशियां मनाने में वो ये भी भूल गए कि पीएम पद की शपथ तो मोदी ही लेने वाले हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को तो प्रफुल्लित होकर पार्टी के वॉर रूम में मुट्ठी भींच कर लहराते हुए भी देखा गया। खैर, ये तो थी नेताओं की बात। अब आते हैं मीडिया वर्ग पर। मीडिया में एक बहस छिड़ गई कि आखिर मोदी सरकार के कोर एजेंडों में क्या होगा, जैसे वक्फ बोर्ड में सुधार, यूसीसी, मुस्लिम आरक्षण खत्म करना और वर्शिप एक्ट में बदलाव। अब बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में वक्फ बिल को पारित करा के दो चीजें एकदम साफ कर दी हैं। पहली, बीजेपी अपने कोर एजेंडे से भटकने वाली नहीं है। दूसरी, बीजेपी के पास इस तरह के बदलावों के लिए संख्या बल मौजूद है। अपने दूसरे कार्यकाल में पार्टी ने राम मंदिर निर्माण से लेकर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त करने और सीएए जैसे कानून लाने के बड़े फैसले लिए। हाँ, किसान सुधार बिल जरूर वापस लेना पड़ा, लेकिन वो बीजेपी के कोर हिंदुत्व या राष्ट्रवाद वाले एजेंडे का हिस्सा नहीं था। खास बात ये रही कि वक्फ बिल को पास कराने से पहले लोकसभा और राज्यसभा में गहन चर्चा भी की गई। दोनों सदनों में वोटिंग की प्रक्रिया रात के करीब 1 बजे तक पूरी कराई गई। बीजेपी के शीर्ष नेता मिशन मोड में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं ही रात भर डटे रहे, लोकसभा में भी और फिर राज्यसभा में भी। केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बार बार बिल के प्रावधानों को समझाते रहे और हर शंका का जवाब देते रहे। उत्तर प्रदेश में अक्सर बात बात पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाया करती थी। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चेता दिया था कि दंगों की स्थिति में दंगाइयों की बाप दादा की कमाई संपत्ति भी चली जाएगी, क्योंकि नुकसान की भरपाई उसी संपत्ति से होगी। ये भी ध्यान दीजिए कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 11 सालों में पहली बार नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ उन्होंने संघ के संस्थापक केबी हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोवलकर की समाधि स्मृति मंदिर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यानी खुद प्रधानमंत्री संघ के साथ अपनी नजदीकी दिखाने में भी नहीं हिचके। उन्होंने परवाह नहीं की कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्या कहेगा। संघ ने दिल्ली में अपना भव्य मुख्यालय भी बनाया, भले ही इसमें उससे 100 साल लग गए। कुल मिलाकर सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा 2014 और 2024 के बीच में चला करता था। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता जो काफी जोश में थे, अब उनका जोश भी ठंडा पड़ गया। राहुल गांधी भी अब समझ गए हैं कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वो अब लोकसभा में बोल भी नहीं पा रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में करारी हार के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस काफी हिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें